नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। छोटे से गैप के साथ हमारे साथ जुड़े हैं अवनीश पीएन शर्मा सर। इस वक्त पार्लियामेंट का जो लास्ट 2-3 दिन है वो चल रहा है और उसी तरीके से चिंगारियां भी बड़ी-बड़ी उठ रही हैं। जब विंटर सेशन शुरू हुआ था तो ट्रिपल व्हिप मतलब 3 लाइनों वाला व्हिप जारी किया गया था। ऐसा लग रहा था कि धमाल मचने वाला है। पर सर देखिए, गेम ऑफ डिसेप्शन बीजेपी से बढ़िया कोई नहीं खेलता है। मतलब क्या करने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। कुछ हुआ नहीं और फिर अभी जब ये दोबारा वापस आए हैं ब्रेक के बाद 9 मार्च से, तो अब वुमेन रिजर्वेशन बिल राज्यसभा में आने वाला है। उसको लेकर बड़ी एक्साइटमेंट हो रखी है। वहां से शुरू करूंगी और भी बहुत सारी बातें पार्लियामेंट की हम डिस्कस करेंगे। जी सर। बिल्कुल। देखिए, ये सरकार लोकसभा के आकार में बदलाव इसको तो पहले से प्लान करके चल रही है और इसीलिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आया। और जो आप राज्यसभा और लोकसभा दोनों में आप नंबर ऑफ सीट्स देखिए तो वो बढ़ के 900 के आसपास की सीट लोकसभा में और इसी के प्रोपोर्शन में राज्यसभा में। ये ड्यू था परसिमन, क्योंकि जो सेंसस है वो 2011 का है और एक नया सेंसस ये ड्यू था। तो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि जब नया सेंसस हो जाएगा उसके बाद जो है वो परसिमन होगा। लेकिन सरकार ने थोड़ी सी स्ट्रेटजी अपनी बदली। हालांकि ये वुमेन्स रिजर्वेशन तो पहले ही पास करा के रख लिया हुआ है, अब इसे इम्प्लीमेंट करना है। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए, पास कराने के लिए तो बहुमत चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंट कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। और 2/3 बहुमत का मतलब ये होता है कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि निर्विरोध, यानी सारी पार्टियां, लगभग पार्टियां इसके सपोर्ट में आ जाए। तो खुद गृह मंत्री अमित शाह इसको इनिशिएट कर रहे हैं और कांग्रेस को छोड़ के बाकी लगभग सारी पार्टियों से बातचीत हो चुकी। कांग्रेस से अभी बातचीत बाकी है और कांग्रेस के पास नंबर्स भी ज्यादा हैं। लेकिन कुल मिला के ये है कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को कोई रोक नहीं सकता। 33% वो रिजर्वेशन है। हमने ये अभी क्यों कहा, क्या मेरे पास किसी का मैसेज आया? राहुल गांधी ने मुझे चिट्ठी लिख के या फोन करके नहीं बताया कि भैया हम इसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन जब ये लोकसभा और राज्यसभा में आया था उस समय भी किसी भी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया था। मैं उस आधार पर यह कह सकता हूं कि लगभग निर्विरोध वाली स्थिति रहेगी इसकी। लेकिन फिर भी कांग्रेसी अपनी तबीयत के हिसाब से कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन सरकार इसको लेके कितनी गंभीर है, महिला सशक्तिकरण और नए जो जब नंबर्स आएंगे परसिमन के बाद तो उसमें बहुत अच्छी संख्या में रिप्रेजेंटेशन हो, इसको इंश्योर करने के लिए 15 साल के लिए यह है। लेकिन सब्जेक्ट टू इसको और एक्सटेंड किया जा सकता है। खुद गृह मंत्री इसको इनिशिएट कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, संसदीय कार्य मंत्री नहीं कर रहे, महिला विकास मंत्री वो डिपार्टमेंट नहीं कर रहा, उसके मंत्री नहीं कर रहे, ये खुद गृह मंत्री इसको इनिशिएट कर रहे हैं। तो ये बताता है कि कमिटमेंट सरकार का क्या है। अब नंबर्स की अगर बात करी जाए तो अभी हमारे पास 543 लोकसभा है, ये बढ़ के हो जाने वाले हैं लगभग 816। 816 जब ये हो जाएंगे तो इसमें 33% यानी कि वो काउंटिंग, वो नंबर निकल के आएगा 273 महिला सांसद इस देश में। जबकि आज की अगर हम स्थिति देखें तो इस लोकसभा में कुल 75 महिला लोकसभा सदस्य हैं। पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा है। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि पश्चिम बंगाल में ही महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार देखने को मिलता है। इवन सबसे ज्यादा देश में 11 सांसद पश्चिम बंगाल से हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भी महिला है। उसके बाद दूसरे नंबर पर एज यूजुअल नंबर्स में चूंकि बड़ा है तो उत्तर प्रदेश को आना है। यहाँ पे 7 महिला है, महाराष्ट्र में 7 हैं। उसके बाद स्थिति यह है, मैं पूरा लिस्ट नहीं गिनाऊंगा, आप सोचिए 7 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां एक भी महिला सांसद नहीं है। तो आधी आबादी का रिप्रेजेंटेशन आज 75 नंबर के सामने जब 273 नंबर आएगा तो निश्चित तौर पर हम ये देखेंगे कि महिला सशक्तिकरण को लेकर ये सरकार कितनी कमिटेड है। सरकार ने इसके लिए स्ट्रेटेजी भी बदली है। मैंने अभी आपको कहा कि पहले ये था कि नया सेंसस ड्यू है, जब वो सेंसस हो जाएगा उसके बाद परसिमन होगा। परसिमन का मतलब अगर जो लोग नहीं समझते हैं तो उनको मैं मोटा मोटी ये बता दूं। परसिमन का मतलब ये होता है जो हमारी लोकसभा विधानसभा का एरिया डिसाइड होता है वो एरिया रेवेन्यू रिकॉर्ड के जरिए नहीं होता। यानी एक जिला, इसका ये मतलब नहीं है एक लोकसभा। आप सबने देखा होगा कि एक जिले में 2 लोकसभा, 3 लोकसभाएं, 4-4 लोकसभाएं भी एक ही रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में आती है।
आबादी के हिसाब से ये परसीमन होता है। इसीलिए सेंसस की बात आ रही है कि कितने लोगों का रिप्रेजेंटेशन एक एमएलए को करना चाहिए, कितने का एक एमपी को करना चाहिए। और ये परसीमन केवल लोकसभा में नहीं होगा, ये परसीमन अब सरकार ने इंक्लूड किया है कि विधानसभाओं में भी होगा, यानी अलग अलग विधानसभाओं के स्थितियां भी बदलेंगी। इस परसीमन के बाद जब नंबर नए डिसाइड होंगे तो स्टेट का जो आंकड़ा है कि फलाने स्टेट से इतने सांसद, ढिकाने स्टेट से इतने सांसद, ये भी परिवर्तित होगा, यानी आज की करंट आबादी जो है उसके आधार पर। लेकिन महिला आरक्षण और 2029 में फिर चुनाव आपके सामने ड्यू हैं, एक लंबी प्रक्रिया होती है सेंसस की। अब सरकार ने ये निर्णय किया है कि वो 2011 का जो सेंसस है उसी सेंसस के आधार पर परसीमन करेंगे। परसीमन करने के बाद नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर ये बढ़ेगा, 816-17 आएगा, 500 550 के बजाय, और उसमें 33% महिला रिजर्वेशन। अगला सेंसस जब होगा तो उस आंकड़ों को उसमें समाहित किया जाएगा। तो ये चेंज ऑफ पॉलिसी है, और इस चेंज ऑफ पॉलिसी के तहत ये महिला रिजर्वेशन ये जितनी जल्दी दे दें, क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि हम आपको 25 में महिला रिजर्वेशन लाके दे देंगे, ऑलरेडी 26 चल रहा है। तो अब सरकार कोई देर नहीं करना चाहती। क्यों? कारण यह है कि जो कमिटमेंट उसने महिलाओं के साथ किया था, इस देश की आधी आबादी के साथ किया था, उसे अगले लोकसभा चुनाव से पहले कर लेना है। तो ये क्लियरिटी ऑफ थॉट्स है, और इसीलिए मुझे लगता है कि गृह मंत्री खुद इसको इनिशिएट कर रहे हैं। सारे लोगों से बात हो चुकी है, जो इनफॉर्मल अभी तक इंफॉर्मेशन है, लगभग पार्टियां तैयार हैं। कांग्रेस को अलग से अभी बात करना बाकी है, और वो गृह मंत्री उसके भी इनिशिएट करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय है जिसपे थोड़ा बहुत नाटक नौटंकी तो एज यूजुअल राहुल गांधी का गिरोह करेगा, लेकिन इसे रोक नहीं सकता। किस मुंह से ये इसे रोकेंगे? लेकिन भारतीय निर्वाचन प्रणाली और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि सदी का ये सबसे बड़ा डिसीजन अगर मैं कहूं तो इसमें कोई गलत है महिलाओं के लिए। जी सर, एक सवाल ये उठता है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में इतना गैप क्यों आया, जब ये लोकसभा में लेकर आए थे और अब राज्यसभा में? और जी, नहीं, नेक्स्ट उसका बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्या होती है कि कोई चीज हम ले आए सिर्फ ये कहने के लिए देखो देखो हम ले आए, और उसके बाद वो टाटा फिस हो जाए। आप सबको पता है कि अभी जो राज्यसभा चुनाव हुए हैं, उस चुनाव परिणामों के बाद राज्यसभा में सरकार का साफ साफ बहुमत है। तो सरकार हाउस में जहां पर नंबर गेम्स हैं, जहां पर आपको कोई काम कराना है तो उसके लिए आपको पर्याप्त नंबर चाहिए। आपको किसी, हालांकि इस सरकार का रिकॉर्ड तो ऐसा रहा है कि जब उसके पास राज्यसभा में बहुमत नहीं भी रहा है, तब भी अभी तक कोई ऐसा काम आप याद दिला दीजिए या दर्शक याद दिला दें जिसको सरकार ने राज्यसभा में कम नंबर होने के चलते रोका हो, पास उस इस केस में भी कराया है। लेकिन सरकार ने, चूंकि इसमें 2/3 इम्प्लीमेंटेशन के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, तो लोकसभा में जहां इनके पास नंबर्स थे वहां सरकार ने पहले पास करा लिया। ये संकेत दिया, ये संदेश दिया कि हम इसको लेके पक्का सहमत हैं और कमिटेड है, इसको हम करेंगे। जब इनके पास अब इनिशिएट कर रहे हैं कि पास करा लिया जाए, तब इन्होंने राज्यसभा में अब पेश किया है। अब ये सोने पर सुहागा है, या कहिए कि बड़ी अच्छी बात है कि इस समय उस राज्यसभा में जहां ये अब पेश कर रहे हैं, इनका साफ साफ बहुमत भी है। तो ये तो संसदीय कामकाज का अपना तरीका है, ये कोई भी करेगा। जी दैट वाज इंटरेस्टिंग बिकॉज अभी जब ये उड़ीसा में और बाकी जगह जो राज्यसभा इलेक्शंस हुए हैं, तो बहुमत के साथ निकल कर आए हैं, और इसलिए अब इनका राज्यसभा में अब इनके बिल रुकने नहीं चाहिए, जितने भी बिल आएंगे अब इनके। सर, तो सर ये ऐसा नहीं लग रहा है ये सारी तैयारियां वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही हैं? बिल्कुल। और आपको वन नेशन वन इलेक्शन कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि जो एक फाइल पे सिग्नेचर होगा और उसी दिन हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। कई आपके राज्यों के विधानसभा चुनाव को आपको देखना पड़ेगा, उसका टर्म कितना है, उसके लिए एक बाकायदे कमेटी बनी है। वो कमेटी, उसकी रिकमेंडेशन है, आपको पता है कोविंद हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति साहब हैं, उनके अध्यक्षता में ये कमेटी है,
और बड़े अच्छे फार्मूले, वो ओपन पब्लिक डोमेन में है, दर्शक चाहे तो उसको गूगल करके खोल सकते हैं कि अभी शुरुआती सिफारिशें क्या हैं, कि जहां पहले होता है उसको बढ़ा दिया जाए, जहां बाद में हो रहा है उसको थोड़ा घटा दिया जाए, इस तरह से। अब देखिए, मैं जरा इस पर आने से पहले, इस देश में महिलाओं को अधिकार, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, इनको देने के लिए आप अगर जरा पुराना पैटर्न बाँचेंगी, मैं केवल इस राजनीति में 33% या नंबर अब आए हैं महिला आरक्षण को लेके, कब ये इनिशिएट हुआ। मुझे कहने में कोई शक नहीं है कि यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट जब 1996 में थी, तो देवगौड़ा साहब ने सबसे पहली बार भारत की संसद में महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, राजनैतिक रिप्रेजेंटेशन के लिए दर्शकों, उसके लिए उन्होंने सबसे पहले विधेयक पेश किया। सरकार को समर्थन देने वाली, उस समय आपको पता है कांग्रेस भी बाहर से समर्थन दे रही थी देवगौड़ा की सरकार को, उन सारी पार्टियों ने इंक्लूडिंग कांग्रेस इसका विरोध किया था और उसके बाद मामला स्टैंडिंग कमेटी में चला गया था। फिर साल आता है 2098, 13 जुलाई 2098 को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के एनडीए सरकार ने लोकसभा में इस बिल को, महिला आरक्षण बिल को पेश करने की कोशिश की, लेकिन तब आरजेडी, जी हां, यही लालू प्रसाद यादव की पार्टी के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने बिल की कॉपी फाड़ दी थी। सोचिए, ये महिलाओं के हक हकूक की बात किस मुंह से कर सकते हैं। गायत्री जी, 1998 में ही 14 जुलाई को एक बार फिर सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने महिला आरक्षण बिल ले आया, लेकिन कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष ने हंगामा किया और ये इनिशिएट नहीं हो पाया। 98 को एक बार फिर कोशिश किया और तब सपा के सांसद ने इसका विरोध किया। कांग्रेस लगातार इसका विरोध करती चली आई है, अटल जी की सरकार से लेके इसको लगातार इनिशिएट किया और अब नरेंद्र मोदी सरकार इसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर रही है। आपने जो ये सवाल पूछा था अभी कि वन नेशन वन इलेक्शन, आप देखिए, ये ऐसी चीजें हैं जब आपको सारी चीजों को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल एक्टिविटी है और बहुत टफ काम है, क्योंकि आप सोचिए, 4 दिन का कार्यकाल कोई अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता। यहां आपको कई विधानसभाओं के 1 से 1.5 साल या 2-2 साल तक कार्यकाल बाकी रहेंगे और आपको वो विधानसभा भंग करनी पड़ेगी। तो ये एक टीडीएस, काफी टिपिकल प्रोसेस है और इस टिपिकल प्रोसेस को पूरा करने के लिए सरकार अब कमिटेड दिखती है, जिसके ये सारे सहयोगी फैक्टर्स हैं, चाहे वो वुमेन रिजर्वेशन का फैक्टर हो, चाहे परसीमन का काम हो, ये सारी चीजें आपको लेके जा रही हैं उसी तरफ जिधर आप जा रहे हैं। और इसी के साथ आप सोचिए, एसआईआर का इनिशिएशन क्यों हुआ है, मतदाता सूची का पवित्रीकरण, शुद्धिकरण भी आपको उसी दिशा की तरफ लेके जा रहा है, जहां आपके पास एक व्यवस्थित, शुद्ध वोटर लिस्ट होगी और उस वोटर लिस्ट के आधार पर तो सरकार की एक प्रायोरिटी है। लेकिन उससे पहले आपको पता है ना, एक भव्य मकान बनाने के लिए ऐसे थोड़ी ना कि अचानक आप बाहरी दीवारें उठा देते हैं, बिल्कुल नहीं। पहले जमीन समतल करते हैं, फिर उसके बाद उसके पिलर्स लेते हैं, फिर उसके बाद ब्रिक्स का काम आता है, फिर जाके लेंटर का काम आता है और तब जाके उसके बाद भव्यता और चूनाकली और रंग रोशन, ये सब चीजें चलती हैं। तो अंततः चाहे वो मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो एसआईआर के जरिए, चाहे परसीमन का काम हो, चाहे महिला आरक्षण देने का काम हो राजनीति में, इसके और इसी को आप ध्यान दीजिए, ये विधानसभा में भी इसीलिए शुरू में जब आया था तो केवल लोकसभा में था ये 33%। अब सरकार ने जो स्ट्रेटजी बदली है, उस स्ट्रेटजी में 2011 के सेंसस के आधार पर ये विधानसभाओं में भी करेंगे, तो विधानसभाओं में भी नंबर्स होंगे। अंततः ये किस तरफ जा रहा है, जब आपके सारे जितने भी ये तरीके हैं, ये जब पूरे हो जाएंगे, तब आपको काफी आसानी होगी। और अगर दर्शक कोविंद साहब के उस कमेटी की रिकमेंडेशंस को, जो ड्राफ्ट रिकमेंडेशन है, अगर उसको पढ़ें, तो जो जो रिकमेंडेशंस की तरफ उन्होंने इशारे किए हैं, सरकार एक के बाद एक वो काम कर रही है, सामने नजर आ रहा है। उसी क्रम में ये महिला आरक्षण है और अगला परसीमन है। तो निश्चित तौर पर ये मामला वहीं जा रहा है और ये बड़ा जरूरी है इस देश के लिए। इसके हालांकि राजनीतिक इम्पैक्ट पे कभी बात कीजिएगा, देश की जो अलग अलग पार्टियां, उनकी पॉलिटिक्स पे क्या असर आएगा। मैं उसी पे आ रही थी सर, मैं उसी पे आ रही थी जी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, हालांकि ये अभी बड़ा प्रीमेच्योर होगा कहना, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैं अंदाजा लगा पा रहा हूं, अब दर्शक इसको वेरीफाई करेंगे कि क्या मैं सही कह रहा हूं या मेरा अंदाजा सही है कि नहीं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन में के विरोध के पीछे एक बहुत बड़ा तर्क दिया जाता है रीजनल पार्टीज की तरफ से,
कि साहब देखिए जो नेशनल पार्टीज हैं वो तो एक साथ अपना चुनाव लड़ लेंगी, लोकसभा भी लड़ लेंगी, सारे राज्यों के विधानसभा चुनाव भी लड़ लेंगी, लेकिन साहब हम जैसी पार्टियों का नुकसान हो जाएगा, हम लोगों के पास रिसोर्सेज कम हैं, हम लोग नेशनल पार्टी नहीं है। तो उनके लिए आप देखिए इलेक्शन कमीशन भारत में पॉलिटिकल पार्टियों के रजिस्ट्रेशन और क्वालिफिकेशन के नए मानक तैयार कर रहा है। मैंने इसी के लिए कहा कि सरकार हर तरफ से चीजों को सिंक्रोनाइज करने का प्रयास कर रही है। जहां पर आप एक रीजनल पार्टी अगर हैं तो आप एक ही प्रदेश में या जहां जहां के लिए आप क्वालिफाई हैं, आप ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी का जब मन आए तब जाके लक्षद्वीप में भी इलेक्शन लड़ जाए, समाजवादी पार्टी अपने आप को रीजनल पार्टी भी कहे, फिर कहे कि नहीं हम नेशनल पार्टी भी हैं। भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो चाहे अखिलेश यादव हो। तो भैया अगर तुम्हारी पार्टी रीजनल पार्टी है तो एमके स्टालिन तुम नेशनल प्रेसिडेंट कैसे हो गए अपनी पार्टी के, चाहे वो अखिलेश यादव हो। तो ये सारी मानक भी नए तय कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको भी प्लान कर रही है। तो एक तो ये तर्क आ जाता है, इसका जवाब खोजा जा रहा है कि भाई अगर आप स्पेसिफाई कर दें कि नहीं हम यूपी बेस्ड पार्टी हैं, हम कर्नाटका बेस्ड पार्टी हैं, हम तमिलनाडु बेस्ड पार्टी है, लेकिन हमारा काडर यहाँ भी है, उसके आधार पर हम क्वालिफाई हैं 2-3 और राज्यों में, लेकिन पूरे राज्यों में नहीं। तो ये एक पॉइंट इनका जो है उसकी तैयारी ऑलरेडी सरकार कर रही है। अब पॉलिटिक्स में क्या असर आएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। देखिए मैं एक बात हमेशा से कहता हूं, जैसे 2014, 19 और 24 का ही उदाहरण आप ले लीजिए। भारत में राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट और उसी के साथ सनातन प्रेमी और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को ओन करने वाली एक ऐसी पार्टी है। और जब मैं ये सारा कह रहा हूं गायत्री जी, तो क्या ये सच नहीं है कि अकेली भारत की वो राजनीतिक पार्टी भाजपा ही है जो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में राम मंदिर हो, 370 हो, इस तरह की तमाम चीजें लिख के चुनाव लड़ती रही, भले हारती रही। यहां तक कि चुनाव तब भी मैनिफेस्टो में ये रखा, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं अटल जी के समय में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था। जी हां बना था, उस समय की पॉलिटिक्स के हिसाब से और नंबर गेम के हिसाब से जब एनडीए का निर्माण हुआ तब एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर लोगों को याद हो तो वो बना करता था, जिसमें भाजपा पर यह आरोप तक लगाया जाता था कि आप अपने कोर इश्यूज से हट गए। क्यों? क्योंकि उस समय ऐसा वातावरण नहीं था। और मैं ये स्वीकार करता हूं कि भाजपा ने राम मंदिर, 370, यूसीसी ये मुद्दे कहे कि ये हमारे मैनिफेस्टो में हैं, लेकिन ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के हिस्से नहीं है क्योंकि हमारे पास नंबर्स नहीं है। एंड दिस इज व्हाट अ प्रैक्टिकल अप्रोच इज, जहां आप जो मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी हमने अपनाई है जहां नंबर गेम है। अब यहां पर क्या होगा कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव जब एक साथ होंगे तो नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्रवादी राजनीति, सनातन प्रेमी राजनीति निश्चित तौर पर इस प्रोग्राम पर काम करने वाली पार्टी को हमेशा हमेशा एज होगा, स्वभावगत ये एज होगा। क्योंकि जो मोमेंटम लोकसभा के चुनाव में बनता है, आप जरा बताइए 2014 के लोकसभा चुनाव के साथ अगर भारत के सभी विधानसभाओं का चुनाव हुआ होता तो जरा दर्शक अंदाजा लगाएं, जो मोमेंटो बना था 2014 में या 2019 में, तो राज्यों विधानसभाओं के क्या परिणाम होते? निश्चित तौर पर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते और करेंगे। और एक चीज और, अभी लोग कहेंगे कि नहीं साहब ये तो फिर गलत बात है, लोकसभा यानी देश का चुनाव वो अलग है, बड़े मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, विधानसभा का चुनाव राज्यों के मुद्दे पर लड़ा जाता है। मैं उनके सामने महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूं। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में जो अभी 24 का चुनाव बीता है, महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में आप देखिए मात्र 1.5 से 2% वोट के अंतर से बीजेपी को अच्छा खासा डेंट पहुंचा। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा बड़ा डेंट अगर पहुंचा तो महाराष्ट्र में पहुंचा। तो भाई ये बीजेपी के संगठन का प्रॉब्लम है, हमारा आपका तो प्रॉब्लम है नहीं, अपने वोटर को वो नहीं ले गए। लेकिन उसके बाद होने वाला विधानसभा चुनाव आप देखिए, उसके बाद आप निकायों का चुनाव देखिए, उसके बाद आप बीएमसी का चुनाव देखिए। ये बताता है आपको, बिहार का भी उसमें आप उदाहरण जोड़ लीजिए, उत्तर प्रदेश का भी 2022 का अगर आप जोड़ेंगे तो ये साफ संकेत अब मिलता है दर्शकों कि देश का मतदाता सड़क, नाली, खड़ंजा, अपने राज्य का विकास, अपने तहसील का विकास, अपनी तालुका का विकास, अपने प्रदेश का विकास ये चाहता है। इसके लिए वो मत करता है, लेकिन
इसके लिए भी मतदान वो उस पार्टी के पक्ष में करना चाहता है जो राष्ट्रवाद को भी साथ लेके चलती है, जो भारत प्रथम को भी साथ लेके चलती है, जो बहुसंख्यक यानी सनातनी मूल्यों पर विश्वास करती है, उसको ओन करती है। तो ये एक नया चेंज 2014 से इस देश के वोटर्स में आया है, जहां पर वो तालुका, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत तक का इलेक्शन भी चाहती है, लेकिन वो उसी को समर्थन देना चाहती है। तो वन नेशन वन इलेक्शन जैसी अवधारणा जिस दिन यहां इंप्लीमेंट होगी, तो निश्चित तौर पर राष्ट्र के हित की राजनीति करने वाले, बहुसंख्यकों के हित की राजनीति करने वाले, समाज के हित की राजनीति करने वाले, देश को आगे बढ़ाने की राजनीति करने वाले, बट नेचुरल है कि उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होगा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये जो तोड़ने और बांटने वाली राजनीति है, इसमें आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। तीसरा जो इसका बाई प्रोडक्ट निकल के आएगा, जो कि समाज और देश के हित में होगा, जातीय राजनीति करने वाली पारिवारिक खानदानी दुकानें लगातार कमजोर होंगी। इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होगा, मुस्लिम वोट बैंक की ब्लैकमेलिंग भारत में लगातार कम होती जाएगी, जो कि 2014 से पहले ही न्यूट्रलाइज होती चली जा रही है। तो वन नेशन वन इलेक्शन न सिर्फ आर्थिक बोझ का संकट कम करेगा इलेक्शन प्रोसेस पर, न सिर्फ इफेक्टिव बनाएगा इलेक्शन कमीशन को, बल्कि पारदर्शी और एक धुन पर नाचता हुआ पूरा देश आपको दिखाई देगा। फिर कहीं कोई केरल और वेस्ट बंगाल जैसा प्रदेश और वहां का मुख्यमंत्री विदेश सचिव नहीं नियुक्त करेगा किसी देश के तरह बिहेव करते हुए। तो देखिए, एक चीज है, अपने नाम से ही कितना अच्छा साउंड करता है, वन नेशन वन इलेक्शन। मैं तब से उसको ही डिस्क्राइब कर रहा हूं, ये उसके नाम में ही है, एक देश एक चुनाव, एक देश एक निशान, सिंप्लीफिकेशन। कश्मीर के हवाले से अभी हर तीसरे दिन तीसरे महीने कभी कहीं इलेक्शन हो रहा है, कभी कहीं इलेक्शन हो रहा है। ऐसा लगता है कि इलेक्शन ही चले जा रहे हैं सर भारत में। अरे मैं तो विपक्षियों को मनी और पेपर है और टाइम है। मैं तो गायत्री जी विपक्षियों को सलाह देता हूं कि मोदी जी की वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात फट से मान जाओ, तुरंत भिड़ के सारे लोग करा लो। तुम कम से कम ये आरोप लगाने से बच जाओगे कि देखो देखो, बंगाल का चुनाव है ना, मोदी जी ने पुलवामा कर दिया, फलाने का चुनाव है ना, मोदी जी ने ये कर दिया। अरे भाई 380 दिन यहाँ चुनाव चलते हैं, खत्म करो ये बवाल। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं आपको, इससे वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा, पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा मतदाताओं का। मान लीजिए जो लोग बिहार का मतदाता वो माइग्रेट करके गया है, उसको साल में 5 साल में एक बार प्लान करके अपनी जगह पहुंच जाना होगा, जहां वो अपने राज्य की भी सरकार चुन लेगा और अपने देश की भी सरकार चुन लेगा, उसके बाद खाने कमाने निकल जाएगा। तो ये कई तरह की जो समस्याएं हैं उसको समाप्त करेगा। भारत में नकारात्मक भारत विरोधी राजनीति को लगातार कमजोर करेगा। मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर जो ब्लैकमेल करने वाली पॉलिटिक्स है, उसका भी लगातार क्षरण करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक बार होगा इलेक्शन और सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन 2, 3, 4 टर्म के बाद आप देखेंगे हमारे देश में आगे भविष्य जो लोकतंत्र का है वो निश्चित तौर पर बहुत मजबूत होगा। तो ये सारी चीजें वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ ही जा रही हैं, चाहे वो महिला आरक्षण हो, चाहे परसीमन हो, चाहे एसआईआर हो, चाहे इलेक्शन कमीशन जो पॉलिटिकल पार्टियों का जो क्वालिफिकेशन जो ग्राउंड है उसके लेके जो उसका इनिशिएटिव, ये सब उसी तरफ जा रहा है। और कोई उसके बाद रही सही हमारे समाज के लिए यूसीसी वगैरह है, तो एनआरसी हो ही गया है। मैं एसआईआर को इसीलिए एनआरसी कहता हूं, पता नहीं, मुझे लगता है कि मेरी वीडियो सुनते क्या उसके बाद ओवैसी भाई ने चिल्लाना शुरू कर दिया, ममता बनर्जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि अरे ये तो मोदी एनआरसी करा रहा है। हाँ भाई, करा रहा है। एसआईआर का क्या मतलब है? इट्स अ मिनी एनआरसी। 18 साल से नीचे वाला ही तो बचे रह गए बुतरू हमारे, उनको गिन लिया जाएगा एनआरसी कंप्लीट। आप मुझे ये बताइए भाई, एसआईआर में -18 ईयर्स को आप निकाल दीजिए, वही संख्या बची है। अगर उनको आपने काउंट कर लिया और उनका लिस्टिंग कंप्लीट कर ली तो आपका एनआरसी हो गया। तो भाई नाक चाहे यहां से पकड़ो, नाक चाहे यहां से पकड़ो। अब भारत जैसे देश में जहां हमारे पास एक इतना विद्वान एलओपी घूम रहा है छुट्टा, जिसको कि कम से कम उसकी मानसिक हालत देख के छुट्टा नहीं घूमने देना चाहिए उसको, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भाई होता है, वो मैंने देखा है, नगर निगम की गाड़ी आती है और वो पकड़ के ले जाती है जाल वाल डाल के। तो एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब हमें इस तरह का एलओपी मिला हो
तो निश्चित तौर पर वहां इस तरह की चीजें तो आपको करनी पड़ेंगी। जी जी, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही है इस वक्त पार्लियामेंट के का दर्द हमारे जिगर में है तो फिर वो मामला गड़बड़ हो जाता है।